नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सेवापुरी के गांव बनौली में 2183.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी भेजी। इसके बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। दुर्भाग्य है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से अपने देश के कुछ भी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कि कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत ने आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मैं अपने भारतीयों से पूछना चाहता हूं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व है कि नहीं। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है? क्या कोई सिंदूर को तमाशा कह सकता है? मुझे बताइए। क्या कोई मुझे बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए इंतजार करना चाहिए? सपा को फोन करूं, क्या आतंकियों को मार दे? राहुल गांधी ने हाल ही में लोकसभा में चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख फर्जी मतदाता मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में वोट चोरी में शामिल रहा है और उनके पास इस बात के ओपन एंड शट सबूत मौजूद हैं। राहुल ने इस मामले को एटम बम के रूप में वर्णित करते हुए चेतावनी दी कि चाहे अधिकारी रिटायर हो जाए, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने आरोपों के बिना आधार बताया है और इन बयानों को गैर जिम्मेदाराना करार भी दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी है और कहा कि यदि राहुल के पास कोई ठोस सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की किसी भी जानकारी को खारिज करते हुए अधिकारियों से इन आरोपों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। राहुल गांधी की सार्वजनिक चेतावनी और सबूतों के दावों के बीच चुनाव आयोग की तीखी प्रतिक्रिया ने मतदाता संस्थानों की विश्वसनीयता पर बहस को नया आयाम दिया है। आपूर्ति किए जाने वाले सबूत और आगे की जांच प्रक्रिया पर सभी की निगाहें लगी हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने फैसले को सत्य की जीत और सनातन धर्म का विजय बताया। साध्वी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने वाली कांग्रेस और अन्य विधर्मियों का मुंह तब काला हो गया है, जब उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल उनकी व्यक्तिगत मुक्ति है बल्कि पूरे सनातन समाज और राष्ट्रभक्तों की जीत है। साध्वी ने दावा किया कि इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि भगवा, हिंदुत्व और सनातन कभी आतंक के प्रतीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इन पवित्र प्रतीकों को बदनाम किया, उन्हें अब देश के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। मुंबई से आई इस प्रतिक्रिया में साध्वी ने सभी देशभक्तों और सनातनियों को इस विजय की बधाई दी और इस सच्चाई के उजाले की वापसी बताया। मालेगांव बम ब्लास्ट केस 2008 से चल रहा था और अब कोर्ट के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा को पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। इस निर्णय ने राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अप्रैल 2022 के बाद पहली बार राज्यसभा में पार्टी ने 100 सांसदों का आंकड़ा पार किया है। 3 मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा की है। पिछले महीने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सामाजिक कार्यकर्ता भी सदानंदन मास्टर इस सप्ताह बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी के सदस्यों की संख्या 102 हो गई है। बता दें कि राज्यसभा में वर्तमान में 12 मनोनीत सदस्यों सहित 240 सांसद हैं और 5 सीटें अभी भी खाली हैं। साल 2022 में 13 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनावों के बाद बीजेपी भारत के इतिहास में संसद के ऊपरी सदन में 100 से ज्यादा सांसदों वाली दूसरी पार्टी बन गई थी, जबकि कांग्रेस 1988 और 1990 के बीच में राज्यसभा में ये आंकड़ा छू पाई थी। 3 साल पहले बीजेपी सांसदों की संख्या 97 से बढ़कर 101 हो गई थी।
अपहरण मेरठ में एक 6 वर्षीय बच्ची का स्कूटी सवार मुसव्विर खान ने दुष्कर्म के इरादे से बच्ची का अपहरण किया, जिसको वज्रवीरान बड़े फ्लैटों में ले गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद क्षेत्रवासियों और बीकेयू नेताओं ने आरोपी को जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पॉस्को सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। ये पूरा मामला टीपी नगर थाने के सुशांत सिटी सेक्टर 5 का है। अमरोहा शहर में दिन दहाड़े चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। लोगों की सूझबूझ से 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। भीड़ ने दोनों चोरों को दबोच लिया और उनकी पिटाई कर दी। पकड़े गए चोर अपने आप को मेरठ निवासी बता रहे हैं। चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बाइक की नंबर प्लेट तोड़कर जेब में रखी थी। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नलकापुरा में हुई। स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ हो रही है। चोरों के पास से चोरी के सामान बरामद किए हुए हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये चोर किस गैंग से जुड़े हुए हैं और इनके खिलाफ पहले से क्या क्या मामले दर्ज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और पुलिस को इन पर लगाम कसनी चाहिए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस इन चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और शहर में चोरी की घटनाओं पर कितना लगाम कस पाती है। फिलहाल स्थानीय लोगों में चोरों के प्रति काफी आक्रोश है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के धिदौनी निवासी राजन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राजन सिंह बिलसी गल्ला मंडी समिति में पल्लेदारी करते थे। उनकी मौत की खबर सुनकर परिजन आक्रोशित हो गए और शव को बिलसी गल्ला मंडी गेट पर रखकर हंगामा करने लगे। मृतक के बेटे ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीओ और कोतवाल ने आक्रोशित परिजनों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। परिजनों का आरोप है कि राजन सिंह की मौत किसी हादसे या हत्या का परिणाम हो सकती है। उनका कहना है कि पुलिस को इस मामले में जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक मुस्लिम होटल पर थूककर रोटियां बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्लिम होटल का है, जहां एक युवक रोटियां बना रहा है और रोटी को भट्टी में देखने के लिए डालने से पहले उस पर थूक लगा रहा है। स्थानीय लोगों ने होटल के पास खड़े होकर इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 24 सेकंड कैसे इस वीडियो देख सकते हैं आप। इस वीडियो में युवक 3 बार रोटी पर थूक लगाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर का ये वीडियो है भूमाफिया और व्यापारी नेता नरेंद्र कंडकी का, जो पिस्टल से हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा सफाई दी गई है कि यह वीडियो पुराना है, जबकि यह वीडियो नागपंचमी के दिन एक व्यायामशाला में पूजन के दौरान हर्ष फायरिंग की थी, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी सफाई भी भूमाफिया नरेंद्र कारण की खुद ही बताया है कि एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। यह तो 8 से 10 साल पुराना वीडियो है, वह एक रंजिश के साथ वायरल किया गया है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। आगरा में बाढ़ का कहर जारी है। कुसेंद्रा गांव के पास से पार्वती नदी में तेज रफ्तार से पानी बहने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। नदी के बीच बनी रपट से गुजरते समय एक कैंटर पानी में बह गया। कैंटर में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग डूब गए, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह हादसा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा के पास हुआ है। तेज पानी के बहाव के कारण कैंटर रपट से गुजरते समय नदी के तेज बहाव में फंस गया और डूबने लगा। घटनास्थल पर बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि बाकी 2 लोगों की तलाश जारी है। हादसे का वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कैंटर को तेज पानी में बहते हुए देखा जा सकता है। यह घटना बाढ़ के कारण हो रही है, जल भराव की गंभीरता को दर्शाती है। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास जाने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस घटना से बाढ़ की स्थिति पर चिंता और बढ़ गई है और राहत कार्यों के साथ साथ बाढ़ से निपटने के उपायों को भी तेज कर दिया गया है। प्रयागराज में बाढ़ का कहर बढ़ गया है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। यमुना नदी नैनी में 83.93 मीटर और गंगा नदी फफामऊ में 83.72 मीटर पर बह रही थी, जिससे शहर और आसपास के इलाके पानी में डूबने लगे। इससे निम्न भूमि वाले 17 वार्ड प्रभावित हुए हैं, जैसे कि राजापुर कचरा, साड़िया, बेली कचरा और दारागंज। लगभग 339 परिवारों में से 1375 से अधिक लोगों को राहत कैंपों और सुरक्षित क्षेत्रों में भेजा गया है। प्रशासन, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ तैनात है और राहत सामग्री नावों द्वारा वितरित की जा रही है। बाढ़ ने स्थानीय मंदिरों और घाटों को भी प्रभावित किया है। संगम क्षेत्र के बड़े हनुमान मंदिर में जल भर आया, जो कि जुलाई में तीसरी बार डूबने की घटना है। स्थानीय प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों और आपात सेवा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। 98 फ्लड आउट पोस्ट सक्रिय किए गए हैं, जिससे प्रभावित इलाकों की सतत निगरानी हो सके। राज्य सरकार ने अब गंगा यमुना के किनारों पर बाढ़ क्षेत्र की पहचान के उद्देश्य से पिलर यानी चिन्हों की योजना शुरू की है। यह पहचाने गए प्रणालियों के माध्यम से अवैध निर्माण रोकने और लोगों को चेतावनी देने में मदद करेगा। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अरेस्ट कराने में अहम रोल निभाने वाला छात्र नेता एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेशी पुलिस ने हसीना के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेता आलम अपू को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब शेख हसीना की सरकार गिरने को 1 साल होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। बांग्लादेशी पुलिस ने बताया कि आलम अपू को वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उसके 5 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के 2 प्रमुख नेता भी शामिल हैं। हालांकि आलम अपू की गिरफ्तारी इन नेताओं की गिरफ्तारी के करीब 1 हफ्ते बाद हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने हाल ही में ट्रंप को सीधा अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा, हर अल्टीमेटम एक कदम है अमेरिका से युद्ध की ओर। रूस कोई इजरायल या ईरान नहीं है जो चुप रहेगा। ट्रंप को स्लीपी जो जैसा नहीं बनना चाहिए। ट्रंप ने मेदवेदेव के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, उससे कहिए कि अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। वह अब भी खुद को राष्ट्रपति समझता है, वह खतरनाक जमीन पर चल रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अब रूस और राष्ट्रपति पुतिन से निराश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर जवाब साफ है तो फैसला आज ही क्यों ना हो, अब और इंतजार नहीं। मेदवेदेव की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस बयान के बाद आई थी जिसमें उन्होंने रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी थी। पहले ट्रंप ने 50 दिन की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 दिन कर दिया है। क्रेमलिन ने ट्रंप के सबमरीन तैनाती वाले बयान को गंभीरता से लिया है। इसी बीच यहाँ यह भी बता दें कि रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार घातक हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में 5 बच्चों समेत 31 लोगों की मौत के 1 दिन बाद शुक्रवार को शहर में आधिकारिक शोक दिवस मनाया गया है। इस हमले में 150 से अधिक घायल हुए हैं। हमलों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बृहस्पतिवार के हमलों में सबसे कम उम्र का पीड़ित 2 वर्ष का था। घायलों में 16 बच्चे शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज एजेंसी के अनुसार जवाब में कहा कि मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने यह नहीं सुना, यही सुना है। मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं। यह एक अच्छा कदम है, हम देखेंगे कि क्या होता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने और 1 अगस्त से जुर्माना वसूलने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इसके पीछे की वजह बताई, भारत और अमेरिका का दोस्त होने के बावजूद व्यापार के मामले में कभी बहुत सहयोगी नहीं रहा है।
भारत दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और वहां नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स भी बेहद जटिल और आपत्तिजनक हैं। ट्रंप ने कहा कि यही वजह है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक लेन देन सीमित रहा है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ही ज़्यादा हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में 5 बच्चों समेत 31 लोगों की मौत के एक दिन बाद इस शहर में आधिकारिक शोक दिवस मनाया गया। इस हमले में 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमलों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बृहस्पतिवार के हमलों में सबसे कम उम्र का पीड़ित 2 वर्ष का था। घायलों में 16 बच्चे शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 में शहर पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से कीव पर एक ही हमले में मारे गए और घायल हुए बच्चों की यह सबसे अधिक संख्या है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले से अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 2 साल का था। मृतकों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना है। 159 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 16 बच्चे शामिल हैं। सभी को वर्तमान में आवश्यक चिकित्सा सहायता मिल रही है। पाकिस्तान में लाहौर के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस घटना में कम से कम 30 यात्री घायल हुए हैं। पाकिस्तान रेलवे के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि लाहौर के पास एक ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। लाहौर से रावलपिंडी जा रही इस्लामाबाद एक्सप्रेस शुक्रवार शाम लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शेखुपुरा के काला शाह काकू में पटरी से उतर गई। पाकिस्तान की रेलवे ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि शेखुपुरा में ट्रेन के कम से कम 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे लगभग 30 यात्री घायल हो गए। उनमें से 3 की हालत गंभीर है। बचाव दल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि डिब्बों में फंसे कुछ यात्रियों को बचाने के प्रयास जारी हैं। रेलवे ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उसने आगे कहा कि लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना होने के आधे घंटे बाद ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने पटरी से उतरने की घटना का संज्ञान लिया और रेलवे के सीईओ और मंडल अधीक्षक को घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मामले की जांच शुरू करने और 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड की सेना ने बंधक बनाए गए कंबोडिया के 2 घायल सैनिकों को शुक्रवार को वापस लौटा दिया। कंबोडिया ने अपने 2 सैनिकों की वापसी का स्वागत किया है। दोनों पक्ष क्षेत्रीय दावों को लेकर 5 दिनों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए पहले ही युद्ध विराम लागू कर चुके हैं। सैनिकों की वापसी के दौरान दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तकरार का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि संघर्ष के दौरान नागरिकों को निशाना बनाया गया और युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया गया था। मंगलवार को विवादित भूमि क्षेत्र में पकड़े गए 20 सदस्यीय कंबोडियाई सैनिकों के समूह के शेष सदस्य अभी भी थाईलैंड के कब्जे में हैं। अश्विन कुमार द्वारा निर्देशित एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है। इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और इसी के साथ ये हर दिन धमाकेदार कमाई कर रही है। यहाँ तक कि इसने दूसरे शुक्रवार को सैयारा सन ऑफ सरदार धड़क 2 से भी बेहतर कारोबार किया है। चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन कितना कलेक्शन किया है। महावतार नरसिम्हा हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर रही है और तेलुगु बाजार में भी इसने रफ्तार पकड़ ली है। दिलचस्प बात यह है कि सिनेमा घरों में मौजूद ब्लॉकबस्टर सैयारा और लेटेस्ट रिलीज अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के बावजूद महावतार नरसिम्हा का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।